अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। जुनून एक ऐसी शय है जिसे जितना कंट्रोल किया जाए वो इतना ही बढ़ता जाता है। इंसान जो काम करने की ठान लेता है तो इसकी राह में कोई दीवार हायल नहीं होती। खिदमत खल्क और लोगों को मौजूदा हालात से आगाह कराने का जज्बा इंसान में पैदा होता है तो सरहदें टूट जाती हैं। शफीकुल हसन एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है जिनके अंदर खिदमत खल्क का ऐसा जज्बा है कि मुल्क हो या बैरून मुल्क लोगों को ताज़ा तरीन और मिल्लत के लिए हसास खबरें भेजने का सिलसिला कभी नहीं टूटता। जी हाँ नाजरीन, ये है शफीकुल हसन साहब। वो आज हमारे साथ आपके सामने हैं। सोशल मीडिया का भरपूर और कारआमद इस्तेमाल करने वाले शफीकुल हसन गुज़िश्ता 20 माह से तकरीबन 1600 लोगों तक कौम व मिल्लत की खबरें भेजने का काम अंजाम दे रहे हैं। लोगों को बेदार करने का बेड़ा उठाने वाले शफीकुल हसन साहब का कहना है कि सहाफ़त से मुझे इंतहाई दर्जे का लगाव है, जिसकी इब्तिदा कम उम्र में ही हो गई थी। शफीकुल हसन साहब का आबाई घर कस्बागंज टोंडवारा ज़िला कासगंज में है। सहाफ़त से लगाव उन्हें इस दर्जे का था कि महज 16 बरस की उम्र में दोस्तों के साथ मिलकर एक हिंदी अखबार निकाला, क्योंकि इस दौर में तालीम जारी थी और जब वालिद को अखबार का इल्म हुआ तो उन्होंने तालीम मुकम्मिल करने की इन्हें हिदायत दी, जिसकी वजह से अखबार से अलहदगी इख्तियार करना पड़ा और 11वीं जमात में दाखिला लिया। लेकिन सहाफ़त के जुनून ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और हिंदी के अखबार के लिए मज़ामीन लिखने शुरू कर दिए। 1980 में इराक़ व ईरान जंग के दौरान भी उन्होंने कई मज़ामीन लिखे। शफीकुल हसन साहब 13 अप्रैल 1986 में तन्हा दिल्ली पहुँचे। इस वक्त जेब में इनके सिर्फ 5 रुपये थे, वो भी खर्च हो गए। बाद में करोलबाग की एक दुकान में वो नौकरी शुरू कर दी। चंद माह काम करने के बाद सहाफ़त की कशिश ने अखबार नौ के दफ्तर तक उन्हें पहुंचा दिया, जहां बहैसियत रिपोर्टर वो काम करना शुरू कर दिए, जिसके इवज़ 250 रुपये माहाना उन्हें मिलने लगे। इसी दौरान हाजी मस्तान का इंटरव्यू भी उन्होंने किया, जो सफ़े अव्वल की सुर्खी बना। इन सब के बावजूद गुर्बत पीछा नहीं छोड़ रही थी और कर्ज अपनी जगह था। हालात से निपटने के लिए 1987 को दिल्ली में स्काई एडवर्टाइजिंग की बुनियाद रखी और पहली मर्तबा 10 गुना मुनाफा यानी 4500 रुपये की आमदनी हुई। इसके बाद से इस फील्ड में मुसलसिल कदम बढ़ते गए। इसी दौरान सद्दाम हुसैन पर एक किताब लिखी जो बहुत मकबूल हुई। मुआशी हालात बेहतर होने पर अब वापस तालीम की तरफ वो मुतवज्जे हुए। 12वीं जमात के लिए यूपी बोर्ड से फॉर्म भरा, इग्नो से बीए पास किया और जामिया मिलिया में एमए पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया और पूरी क्लास में टॉप किया। इसके बाद मार्केटिंग में पीजी डिप्लोमा किया। शफीकुल हसन साहब कई अखबारात से वाबस्ता रहे। इसी दौरान 24 जून 2017 को अखबारात में हुजूमी तशद्दुद के शिकार हुए हाफिज जुनैद की खबर जब इनके नज़रों से गुजरी तो इनका दिल तड़प उठा और ख्याल आया कि ये खबर जहां तक हो सके पहुंचाई जानी चाहिए। बस यही वो खबर थी जिसने शफीकुल हसन साहब को सोशल मीडिया पर मुतहरिक होने का जज्बा पैदा किया। इस वक्त उन्होंने ये खबर सिर्फ 100 लोगों को भेजी। हालांकि इससे कबल भी वो लोगों को चुनिंदा खबरें व्हाट्सएप किया करते थे, लेकिन पाबंदी नहीं थी। मगर जुनैद की खबर के बाद ये अहद कर लिया है कि कौम व मिल्लत से मुतालिक खबरों को जहां तक हो सके भेजेंगे। इसी का नतीजा है कि मुल्की सतह पर समाज में अहम मुकाम रखने वाली शख्सियात ने इनका हौसला बढ़ाया, जिससे कि इन्हें काम करने की मज़ीद तक़वियत मिली। महेश भट्ट, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, डॉक्टर असलम परवेज़, मीम अफजल, जफ़र सरेशवाला, शाहिद सिद्दीकी, हमीदुल्लाह भट्ट, कुंवर दानिश अली, नदीमुल हक, नईम अख्तर जैसी कई शख्सियात इनके काम को मुसलसिल सराहते हैं और वो इन शख्सियात के साथ साथ तकरीबन 1600 लोगों तक खबरें भेजने का काम अंजाम देते हैं। वो सुबह 5 बजे से 11 बजे तक सिर्फ और सिर्फ खबरें भेजने का काम करते हैं। चलिए नाज़रीन, शफीकुल हसन साहब से और भी तफसीलात जानते हैं। हालात हाजरा पर नज़र रखना, अखबारात पढ़ना,
अखबारात की अहम ख़बरों को दोस्तों के साथ शेयर करने का शौक़ मुझे बचपन से रहा है। दिल्ली आने से पहले भी मैं अखबारात में लिखता था। दिल्ली आने के बाद मैंने 1 साल अखबारिनों के साथ रिपोर्टिंग की, कई इंटरव्यूज़ किए। 1986 में हाजी मस्तान जैसे लोगों का इंटरव्यू किया। उसके बाद मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की फील्ड में आ गया, लेकिन अखबारात के साथ जुड़ा रहा, अखबार ख़बरों के साथ मैं बराबर जुड़ा रहा। सोशल मीडिया के आने के बाद ख़ास तौर से ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ सुबह अखबार में पढ़ता और अहम ख़बरों को ट्विटर पे और फेसबुक पे मैं शेयर करता। व्हाट्सएप के आने के बाद ये और आसान हो गया, शेयरिंग और आसान हो गई। 4-6 इम्पॉर्टेंट अहम ख़बरें मैं दोस्तों के साथ शेयर करने लगा। इस शौक़ ने में शिद्दत उस दिन आई 24 जून 2017 को, जब इंडियन एक्सप्रेस में एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री, जिसमें हरियाणा के हाफिज़ जुनैद, 16 साल के हाफिज़ जुनैद के लिंचिंग के हवाले से ख़बर थी। उस ख़बर ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया और उस ख़बर को मैंने क्लिक किया और उसके बाद 100 से ज़्यादा लोगों को मैंने, दोस्तों के साथ मैंने शेयर की। लोगों का रिस्पांस आया, हौसला अफजाई की लोगों ने, और 24 जून 2017 को जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी 20 महीने के बाद आज भी जारी है। इस दौरान ईद आई, बकरीद आई, होली आई, दिवाली आई और कई ऐसे मौके आए जो बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये सर्विस में मैं कैसे, मुझे 5:30 बजे उठना है, 4 घंटे बैठना है और करीब 40 से ज़्यादा स्टोरीज़ शेयर करने का चैलेंज होता है और रोज़ का चैलेंज है ये। तो चाहे कोई भी छुट्टी हो, अखबारों की छुट्टी होती है, मेरी छुट्टी नहीं। मैं इस दौरान बाहर भी गया, बॉम्बे, गोवा, लखनऊ, अलीगढ़, बेंगलोर, लेकिन इस सिलसिला मैंने दिल्ली से बाहर से हर शहर से जारी रखा। वहाँ से मैंने ई पेपर किए। अगस्त 2018 में हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो यूरोप का प्लान किया हमने। प्लान था 16 दिन के लिए, 9 कंट्रीज़ यूरोप के। वहाँ जाने से पहले कई दोस्तों ने कहा, शफीक अब छुट्टी, 2 हफ्ते की छुट्टी ले लेना, वहाँ से मत करना। मैंने सोचा अगर मैं गैप करूँगा तो ये जो मोमेंटम है इसमें ब्रेक लग जाएगा। और पूरे यूरोप से, हर कंट्री से मैंने ये सिलसिला जारी रखा। सुबह को टाइमिंग्स का बहुत फ़र्क था, सुबह 2:30 बजे, 3 बजे उठ जाता था और 30-40 स्टोरीज़ मैं शेयर करता था। वहाँ से आने के बाद भी दोबारा से ये सिलसिला जारी है। सुबह 5-5:30 बजे उठता हूँ और 5:30 से लेके 11 बजे तक मेरे दिमाग में सिर्फ ख़बरें ही चलती हैं। बीच में ब्रेक्स होते हैं, चाय का ब्रेक, नहाने धोने का ब्रेक, नाश्ते का ब्रेक और ऑफिस जाने का ब्रेक। तो 11 बजे तक ये ख़बरें चलती हैं, शेयर करता रहता हूँ। और 11 बजे के बाद भी शाम तक, रात तक जो इम्पोर्टेंट ख़बरें होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, ऑनलाइन जो मुझे स्टोरीज़ मिलती हैं, वो भी मैं शेयर करता हूँ। लोगों का बहुत प्यार है और जो भी मैं ये कर पा रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कि लोगों का जो प्यार मिल रहा है मुझे, वो ज़्यादा बड़ा है। मैं जो कर रहा हूँ उससे भी ज़्यादा बड़ा लोगों का प्यार है। अपार्ट फ्रॉम जुनैस स्टोरी जो आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, उसने तो मुझे वक्ती तौर पे मोटिवेट किया, लेकिन इससे पहले मेरे जहन में बहुत पहले से ये चीज़ है कि जब 90s में टीवी आया, केबल टीवी आया, तब लोगों की रीडिंग हैबिट्स चेंज हुई।
कई जर्नलिस्ट दोस्त से बात होती थी, कहते थे अब जब से टीवी आया है तब से वो लिखने का मूड ही नहीं बनता। उसके बाद जब से इंटरनेट आया और आपके हाथ में स्मार्टफोन आ गया है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हालात क्या हो सकते हैं, क्या हुए होंगे। मैं किसी लाइब्रेरी में जाता हूँ तो हार्डली कोई नज़र आता है लाइब्रेरी में किताबें हज़ारों होती हैं, पढ़ने वाले 2-4 भी नहीं होते मुश्किल से। किताबें पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया, अखबार पढ़ना छोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि आज के अखबार कल की किताबें हैं। अगर आप किताबें नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट अखबार पढ़ लीजिए। तो इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि इस इनिशिएटिव के ज़रिए मेरी कोशिश ये है कि लोगों की रीडिंग हैबिट्स इम्प्रूव हों और लोगों में हमारे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके तय लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। लोगों का डिस्कोर्स चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि वो छोटे मोटे इश्यूज़ में आप उलझे हुए हैं। ये जो नेशनल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, इनको मैं शेयर करूं और लोग इस पे चर्चा करें, बातचीत करें, जर्नलिस्ट स्टोरीज़ करें, एडिटर्स एडिटोरियल लिखें और लोगों का डिस्कोर्स जो है बदले। और हम जब किन्हीं इश्यूज़, अपने जो इश्यूज़ हैं इनको जब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी इनका कोई हल निकल पाएगा। ये बात सच है कि टीवी से लोग आजिज़ आ चुके हैं। अभी पिछले दिनों रवीश कुमार की अपील आई कि आप 2.5 महीने के लिए टीवी देखना छोड़ दीजिए। मैंने वो स्टोरी शेयर की, वो वीडियो शेयर किया तो कई लोगों के रिएक्शंस आए कि हमने तो 3 साल से हम टीवी नहीं देख रहे हैं। किसी ने लिखा हम 2.5 साल से हम टीवी नहीं देख रहे हैं। पहले टीवी देखते थे तो बीपी हाई होता था, हमें तकलीफ़ होती थी, हम डिबेट सुनते थे तो मूड ख़राब होता था। चूँकि कुछ चंद चैनल्स हैं जिनकी एक क्रेडिबिलिटी है, जिनकी रिपोर्टिंग में बैलेंस है। अदरवाइज़ मैक्सिमम चैनल्स जो हैं गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं। हालांकि जर्नलिस्ट को, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, उसका काम ये नहीं है कि सरकार की गोद में वो बैठ जाए बकौल रवीश कुमार के। उसका काम है जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उनको लेके सरकार से सवाल करे। वो ये नहीं कि वो सरकार का प्रोपेगेंडा करे और उसका हिस्सा बन जाए। आजकल यही हो रहा है। 90% जो मीडिया है, ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, वो सरकार का, गवर्नमेंट का माउथ पीस बन गया है, भोंपू बन गया है, उसकी गोद में बैठा हुआ है। ये मुल्क के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है। और ये जो इनिशिएटिव है अखबारों का, ख़ास तौर से, ऐसा नहीं है कि वो अखबार जो न्यूज़पेपर्स हैं वो दूध के धुलोए हुए हैं, उनमें भी ऐसा है। वो भी बहुत सारे लोग सरकार के साथ हैं और उसका प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। लेकिन हमारे पास एक चॉइस होती है कि हम कौन सी स्टोरी पिक करें और कौन सी स्टोरी हमें लगता है कोई क्रेडिबल स्टोरी है तो वो हम पिक करते हैं और वो हम अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। मेरे इस नेटवर्क में मेरे पास करीब 1,500 लोगों का नेटवर्क है, जो डायरेक्ट नेटवर्क है व्हाट्सएप के ज़रिए। कई हज़ार लोग हैं जो ट्विटर और फेसबुक के ज़रिए मैं शेयर करता हूँ। लेकिन अगर मैं सुबह में चंद हज़ार लोगों के साथ शेयर करता हूँ स्टोरीज़, 40 के करीब स्टोरी शेयर करता हूँ, तो शाम होते होते ये मल्टीप्लाई होता है और ये 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कम या ज़्यादा मुझे नहीं पता। ना ही तो मैं क्लेम कर सकता हूँ, ना कोई इसको डिनाई कर सकता है। इसकी शेयरिंग नहीं होती है। ये दुनिया भर में शेयरिंग होती है। कोई 250 लोगों के साथ शेयर करता है, कोई 500 लोगों के साथ शेयर करता है, कोई 3000 लोगों के साथ शेयर करता है। तो ये आप मल्टीप्लाई होता है तो लाखों लोगों तक ये स्टोरीज़ पहुँचती हैं। इस नेटवर्क में पॉलिटिशियंस हैं, एमपीज़ हैं, फॉर्मर एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, फॉर्मर एमएलएज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, इसमें वाइस चांसलर्स हैं, चांसलर हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एडिटर्स हैं और जो ओपिनियन मेकर्स हैं समाज के, वो हैं। अभी तो मैं पिछले 20 महीने से आई एम डूइंग इट सिंगल हैंडेडली, अकेला कर रहा हूँ और एक दिन का गैप नहीं है, एक दिन की छुट्टी नहीं है। ये पता नहीं कौन सी ताकत है जो ये काम मुझसे करवा रही है, मुझे भी नहीं पता।
लेकिन जब तक मेरी हिम्मत है मैं कर रहा हूँ। हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, कल को हो सकता है मेरी हेल्थ अलाउ ना करे, हो सकता है मेरी फैमिली अलाउ ना करे, हो सकता है मेरे प्रोफेशनल कंपल्शंस है वो अलाउ ना करे, लेकिन अभी जितनी हिम्मत है मैं कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं ये चाहता हूँ कि जो वन मैन मिशन है ये एक इंस्टीट्यूशन में तब्दील होना चाहिए। लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एक किसी भी इंडिविजुअल की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। वो कहते हैं नथिंग इज़ परमानेंट। इंडिविजुअल के साथ कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है और ये डिसकंटिन्यू हो सकता है कभी भी। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन की ये शक्ल ले लेगा तो ये बहुत देर तक कौम और मुल्क की खिदमत कर पाएगा। इसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए। जो ज़िम्मेदार कौम के ज़िम्मेदार लोग हों वो आएँ और इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएं। मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना कोई अवार्ड चाहिए, ना कोई रिकग्निशन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा सिर्फ एक मकसद था कि लोगों की रीडिंग हैबिट्स इम्प्रूव हों, लोगों में अवेयरनेस आए और लोग पढ़ें और लोग एजुकेशन आए लोगों में। इसके अलावा मेरा कोई कमर्शियल एंगल इसमें नहीं है, ना ये कोई और मकसद है जो पोशीदा हो। जो लोग पढ़ते हैं वो तो समझते हैं इस सर्विस की इम्पोर्टेंस, और वो सारे लोग समझदार लोग हैं, उनको किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं है। वो उनको पता है हम किस स्टोरी को हमें आगे बढ़ाना है और पब्लिक डिस्कोर्स को, कम्युनिटी के डिस्कोर्स को किस तरह से हमें चेंज करना है। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। जो नए लोग हैं उनसे मैं चाहूँगा कि भले ही इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है लेकिन वो पढ़ा करें, अखबार पढ़ें, किताबें पढ़ें और लोगों को एजुकेट करें इश्यूज़ के बारे में। मेरे दोस्त महेश भट्ट साहब कहते हैं, कई बार हम लोग साथ होते हैं, उन्होंने एक मरतबा कहा था, हम बुक शॉप में थे तो उनको किताब ख़रीदनी थी, खान मार्केट में बुक शॉप में दिल्ली में आए हुए थे वो। तो उन्होंने कहा, शफीक मियाँ ये जो मैं इतनी बकबक करता हूँ ये इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। अपनी कौम के लोगों से कहो कि पढ़ा करें। तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम मैसेज पोशीदा था। वो ये कहना चाहते थे कि लोग पढ़ा करें। कॉम्प्लीमेंट्स तो इतने हैं कि इसका एक पूरी किताब कंपाइल हो गई है 125 पेज की। ये बहुत मुश्किल है। महेश भट्ट से लेके कई एमपीज़, कई वाइस चांसलर्स, कई चांसलर्स, उन्होंने अपने अपने अंदाज से कॉम्प्लीमेंट किया है, फीडबैक दिया है। कई जर्नलिस्ट हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन सबके कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अहम है मेरे लिए। और शायद यही वजह है कि ये चीज़ मुझे मोटिवेट कर रही है इस काम को जारी रखने के लिए। इस काम में को जारी रखने के लिए जो मैं कर पा रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी वाइफ का, जो ये बैठी हुई है, मेरी फैमिली का। क्योंकि 4 घंटे टाइम तो इन्हीं का है। ये इस काम की अहमियत को समझती हैं, ये समझती हैं कि ये मेरा पैशन है और इस काम की कम्युनिटी को, मुल्क को बहुत ज़रूरत है, इसलिए मेरा साथ देती हैं। और शायद इसी वजह से मैं इनके ताउन से, इनके कोऑपरेशन की वजह से ही मैं ये कर पा रहा हूँ।